Students, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture, we have done 3.1 and 3.2 exercise of chapter 3rd, understanding quadrilaterals. Now we will discuss further kinds of quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? ऐसा पॉलीगन. पॉलीगन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. पॉलीगन्स क्या होता है? जो सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जिसमें जो लाइन सेगमेंट से बना होता है वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल्स ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस. इसकी शेप होती है जैसे 4 एंगल्स, 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स. अगर हम बना दें, ये वर्टेक्स होते हैं 1 2 3 4 और ये हमारी साइड हो गई. ऐसे 4 साइड्स बन गई और साथ में 1 2 3 4. तो ये शेप हमारी क्वाड्रिलेटरल्स की होती है. और साइड्स और एंगल्स के बेस पे, अगर हम साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे अगर देखें तो इसके 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. आपके 8th क्लास में इनके बारे में ही डिस्कस कर रखा है. वी विल स्टडी दीज, दैट इज ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम. तो ये जो साइड्स होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करेगी, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे के साथ. इसका मतलब ये दो पैरेलल है एक दूसरे की तरफ. अगर हम इस शेप में देखें ट्रेपीजियम में क्या है? ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है, ये वाली साइड इसके साथ है और ये वाली इसके साथ. तो इसमें जो शेप्स गिवन है यहाँ पे 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. अब देखो, अगर मान लो हमने ये वाला जो फर्स्ट फिगर गिवन है ये हमने इधर ड्रॉ किया, ये तो पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. लेकिन जो ये है और साथ में दी साइड्स, ये दोनों जो साइड हो गई ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मीटअप करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. तो मतलब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, तो हम इसको नहीं बोल सकते. लेकिन ये जो साइड आ गई ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है. इसका मतलब जो ट्रेपीजियम होता है इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है. वी कैन राइट हियर 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इसका मतलब ये हो गया, ये एक पेयर हो गया. सिर्फ एक ही पेयर है हमारे पास जो पैरेलल एक दूसरे के. ऐसे ही अगर हम काइट में देखें, काइट में देखो एक भी ऐसी पैरेलल साइड्स नहीं है. ये वाली भी जाके ये इसके साथ पैरेलल नहीं है, ऐसे ही ये वाली इसके साथ जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी. ऐसे इसमें देखो ये जो साइड है ये इधर आके एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी. और अगर ये वाली साइड्स देखें, ये वाली साइड्स, ये वाली भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी. तो मतलब इसमें एक भी पेयर नहीं है. काइट में एक भी ऐसी पैरेलल साइड नहीं है. तो वी कैन से नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है और पैरेललोग्राम में 2 होती है. 2 कैसे रहेगी? ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है, ये कभी मीट नहीं करेगी. ऐसे ही ये वाली साइड इसके साथ है, तो इसका मतलब 2 पेयर हमारे पास. तो पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स होते हैं. ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब काम आएगा. जैसे ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड होती है, मतलब एक पेयर होता है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है. ऐसे ही काइट में एक भी नहीं है. एंड पैरेललोग्राम में ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया. तो इसका मतलब 2 पेयर है हमारे पास पैरेलल साइड्स के. इसमें देखो ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल कैसे हुआ? क्योंकि इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4. 4 साइड है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है. और 4 ही एंगल है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड. सिर्फ इसके पास एक ही पेयर है पैरेलल साइड्स का. ये पेयर मतलब जिसमें 2 साइड्स होती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पेयर है.
तो हम ये कह सकते हैं ये जो शेप्स है सारी ये हमारी ट्रेपीजियम की है और ये वाली हमारी सारी शेप्स ट्रेपीजियम नहीं है। दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना तो ये इसके साथ पैरेलल है, ये यहाँ पे आके मीट करेगी, ऐसे ही ना ये वाली है तो यहाँ आके मीट करेगी ये, तो इसका मतलब ये नहीं है ट्रेपीजियम। इधर देखो ये इसके साथ पैरेलल तो है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ऐसे ही इसमें ये 4 साइड्स है लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो है, बट ये एक दूसरे के साथ कोई भी पैरेलल नहीं है। ये देखो ये इसके साथ ऐसे जाएगी, आगे जाके ये मीट अप करेगी, इसका मतलब ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये ट्रेपीजियम नहीं है। अब इसमें क्या गिवन है, द एरोज मार्क इंडिकेट पैरेलल लाइंस। जो ये एरो है ना ये रही, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये बता रखा है यहाँ पे। तो अब अगर हम ट्रेपीजियम के बारे में ओवरऑल देखें तो ट्रेपीजियम ये हमारी शेप हो गई 4 साइड्स की, ए बी सी एंड डी, ये ऐसे मीट करती है। अगर आगे देखें तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये वाली साइड ए बी पैरेलल टू बी सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, के बारे में आपको पता चल गया। एंड सेकेंड थिंग इज वी कैन से दैट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये साइड्स, ओके। और अगर मान लो इसमें ये साइड और ये साइड जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये वाली ये एक दूसरे के साथ इक्वल हुई, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होएगी ट्रेपीजियम की, इसका मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे अनदर पॉइंट इज नॉन पैरेलल साइड्स, वो गई ये वाली, एक ये साइड और साथ में ये वाली साइड, ये दोनों नॉन पैरेलल है क्योंकि ये जाके मीट करेगी, तो इसका मतलब नॉन पैरेलल साइड्स ये हो गई। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, फिर से आगे चेक करेंगे। देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया है ट्रेपीजियम के बारे में, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, मान लो 2 जो नॉन पैरेलल साइड्स है वे एक दूसरे के इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब काइट के बारे में देखेंगे। काइट की ये शेप होती है, आपको मैं साइड में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो शेप होती है ये काइट की होती है, दैट इज ए बी सी डी, ये वाली साइड इसके इक्वल रहेगी और ये इस साइड के इक्वल रहेगी। मान लो हमने एक निशान लगाया ना ऐसे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये कोई और साइड से एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली। ऐसे ही हम निशान लगाते हैं जो हम इधर से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल साइड्स को। अब इसमें देखो जो पैरेलल साइड्स है कितनी है इसमें, ये इसके साथ पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे जाके एक दूसरे के साथ मीट करेगी। ऐसे ही इन साइड का पता चल गया। अब ये वाली साइड अगर हम देखें, ये भी आगे जाके एक दूसरे के साथ मीट करेगी, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स। ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है ना ये है, तो इसका मतलब इसमें एक भी ऐसा कोई भी पेयर नहीं है पैरेलल साइड्स का। जो ट्रेपीजियम में एक पेयर था लेकिन यहाँ पे एक भी पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो पेयर ऑफ
पैरेलल साइड। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। सेकेंड पॉइंट, अब देखो ये पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसे हो जाएगा, इसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड हो गए और साथ में 4 ही एंगल्स है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज, इसमें गिवन है जैसे ए साइड हो जाएगी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। ये कैसे हुआ, देखो ये वाली जो साइड्स होती है काइट में, जो 2 साइड हमने ले ली ए बी एंड ए डी, ये इसके साथ इक्वल है। काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होती है या फिर हम उसको कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बोल सकते हैं साइड्स का, ये इक्वल होती है। और साथ में चाहे तो ये 2 हो या फिर ये 2, ऐसे ही करके हमारा पहले जो काइट की है ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल रहेगी और नीचे वाली ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल रहेगी। ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर होता है, मतलब एक साइड के बाद जो दूसरी साइड आती है, जो लगातार आती है, उनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट इज there are exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length। ओके, मैंने दोबारा बनाया है। इसमें देखो जो प्रॉपर्टीज़ होती है एंगल्स की, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, इनके जो 4 एंगल्स होते हैं, ऐसे ही हर एक अलग अलग शेप में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो ट्रेपीजियम के बारे में हमने पढ़ा था। अब काइट के बारे में अगर हम देखें तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट एक पेयर ऐसा एंगल्स का जो इक्वल है। ये वाले जो अपोजिट एंगल्स है ये एक दूसरे के साथ इक्वल है। एंगल ए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 0.5, एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, बट एक पेयर ऐसा है जो अपोजिट एंगल्स है ये एक दूसरे के इक्वल है, डेट इज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, बट एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है। और जो इसके डायगनल्स होते हैं, ये हमारा डायगनल आ जाएगा। डायगनल कैसे बनाते हैं, मान लो कोई भी फिगर है, ये फिगर है, ये जो पॉइंट है और इसका जो दूसरा पॉइंट है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट होता है, इसके साथ वाला जो पॉइंट आएगा उसको एक को छोड़ के जो एक और जो पॉइंट आएगा ना, वहाँ पे हमारा डायगनल जाता है। अब इस पॉइंट से अगर डायगनल बनाएंगे, लाइन यहाँ से ऐसे बनाएंगे, तो हमें जो ये वाला पॉइंट है इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट होएगा, उसको छोड़ के जो अगला पॉइंट आएगा ना, वहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक डायगनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर और फिगर्स में हम देखें, ये जो फिगर है, ये पॉइंट है, इसके नेक्स्ट को छोड़ के ये जो पॉइंट आएगा ये एक डायगनल हो गया। ऐसे ही एक डायगनल ये हो गया। जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद लगातार नहीं आ रहा, मतलब इसके बाद चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, वे सारे डायगनल्स हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो ये पॉइंट है, इससे नेक्स्ट वाला हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो पॉइंट आएगा तो एक डायगनल ये बन गया। ऐसे ही एक डायगनल ये बन गया, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसके बाद जो ये पॉइंट आ रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है एक दूसरे के साथ, मतलब ये लगातार नहीं आ रही। इसका मतलब हम यहाँ पे डायगनल बना सकते हैं। एक डायगनल इधर से आ जाएगा, मतलब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डायगनल आ जाएंगे इस वाले फिगर में। ऐसे ही अगर हम काइट में देखें, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम डायगनल बनाएंगे ऐसे, क्यों इस पे क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो लगातार पॉइंट आया उसको हम एक को छोड़ेंगे और साथ में उससे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, तो वे यहाँ से डायगनल बनाएंगे। ऐसे ही एक डायगनल ही हो जाएगा। तो 2 डायगनल आ गए हमारे पास। ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को, जो ये पार्ट बच गया यहाँ पे हम ओ बना लेंगे, मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। ये एक दूसरे को, जैसे ये वाला जो डायगनल है बी डी डायगनल है, मैं दूसरे पॉइंट से समझाती हूँ। जो ये वाला डायगनल है बी डी,
ये ए सी को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। हम यहाँ लिखेंगे ए ओ, जो ए ओ साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओ सी के। ऐसे ही ए सी जो डायगोनल आएगा, ए सी जो डायगोनल आएगा ये बी डी को बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब हमारे पास ये इक्वल आ गए, जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल आए थे ऐसे ही बी ओ और ओ डी इक्वल आ जाएंगे। दैट इज बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। हम यहाँ पे बी ओ भी लिख सकते हैं और ओ बी ये भी लिख सकते हैं, ऐसे ही ओ डी लिख सकते हैं, डी ओ भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ऐसे ही बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। लेकिन काइट में एक और खासियत होती है डायगोनल्स की कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएगा ना, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे ये एंगल सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, दैट इज द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, बाकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परपेंडिकुलर टू वन अनदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ए ओ बी। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, ए ओ बी ये हो जाएगा इक्वल ए ओ बी 90 डिग्री के। ऐसे ही ए ओ बी ये हो जाएगा 90 डिग्री, ए ओ डी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिखती हूँ मैं सारों के नाम, ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी, डी ओ सी, डी ओ सी, साथ में बी ओ सी। ये सारे के सारे 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के। एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख लो, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर। ये सारी बात काइट की थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, काइट के बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दिए यहाँ पे, तो ये सारे आपको यूज़ करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से ये पॉइंट्स अच्छे से हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जो काइट है, काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द साइड विद द सेम मार्किंग। अब इसमें जो सेम मार्किंग दे रखी है ये एक दूसरे के इक्वल हो गई और ये दोनों इसके साथ इक्वल हो गए। ये जो है ये एडजेसेंट साइड्स होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स है साइड की, मतलब लगातार आने वाली जो साइड होती है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया साइड्स का कि एक दूसरे के साथ इक्वल है, इसका मतलब दो पेयर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ये एक दूसरे के साथ इक्वल भी है और कॉन्जिक्यूटिव पेयर भी है, साथ में ये दो पेयर एक दूसरे के डिस्टेंट भी है। मतलब ये जो साइड है ये इसके साथ इक्वल नहीं है, मतलब जितनी ये साइड्स है उतनी ये नहीं है, ये इससे बड़ी साइड है। ऐसे ये पॉइंट है, अ काइट हैज़ 4 साइड्स, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड्स है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ए बी ये हो गई साइड, ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ऐसे ही बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ये साइड हमारी इसके इक्वल है। ये गिवन है, ये जितनी भी शेप्स है ये सारी काइट्स हैं और ये वाली साइड्स काइट्स नहीं है, दीज आर नॉट काइट्स। कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 साइड होगी तो ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 साइड्स तो है, लेकिन देखो इसमें ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है, ये दोनों इसके साथ इक्वल है। लेकिन काइट में क्या था, मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल है दोनों की। लेकिन काइट के जो रूल होते हैं, लगातार आने वाली साइड्स वे इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगातार आने वाली साइड्स जो है ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के।
तो ये भी नहीं है काइट, ऐसे ही इसमें भी काइट नहीं है ये, क्योंकि ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा तो इस काइट के रूल्स में था ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा काइट नहीं है। ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये काइट को कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल दे रखा है। पेपर को अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये काइट की शेप बनेगी, अगर उसको ओपन करेंगे तो। ये भी एक तरह से काइट की शेप है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम की ये शेप होती है ए, बी, सी और डी। इसमें देखो दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। कैसे? जो ये वाली साइड है वो इसके साथ इक्वल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ऐसे ही ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो इसमें हो जाएंगे दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ए बी तो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो दो पेयर होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में। काइट में कितने थे? कोई भी पेयर नहीं था पैरेलल साइड्स का। और ट्रेपीजियम में एक था, एक पेयर था पैरेलल साइड्स का। अब इसमें पैरेललोग्राम में हो जाएंगे दो। और जो इसके एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसमें, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के साथ, एंड ये प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ मैं, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के साथ इक्वल, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब देखो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब जो ये साइड इसके साथ पैरेलल है और ये साइड इसके साथ पैरेलल है। इसका मतलब इसमें जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये साइड्स इक्वल हो गई। अपोजिट साइड पैरेलल होती है और अपोजिट साइड इक्वल होती है, साथ में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल्स की बात करें, तो जो डायगोनल्स होते हैं इसके, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट में एक पॉइंट लिखो कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बट ये डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बस इतना ही लिख लो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक डायगोनल ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मतलब ये साइड इसके साथ इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके साथ इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। मतलब ए ओ जो ये साइड है, दिस वन इज इक्वल्स टू ओ सी, ऐसे ही डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। यही मैंने आपको इधर लिखा है, इधर बताया है ये मैंने। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं ये, और यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। कैसे? क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गए, 4 ही एंगल हो गए, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पे जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके कुछ स्पेशल टाइप्स भी होती है साइड्स और एंगल की वजह से। वन इज रेक्टेंगल और सेकंड इज रोम्बस। अब रेक्टेंगल और जो रोम्बस होती है उनके अंदर भी ये जो क्वालिटीज होती है वो सारी की सारी क्वालिटीज किसके अंदर मिलती है? स्क्वायर में।
तो स्क्वायर भी एक तरह से पैरेललोग्राम है जिसके अंदर रेक्टेंगल की भी क्वालिटी आएगी, साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की भी स्क्वायर के अंदर आएगी। रेक्टेंगल की शेप होती है ये, एंड रोम्बस की शेप हो जाएगी ये, स्क्वायर की शेप होएगी ये। इसके बारे में हम नेक्स्ट जब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमारे ये टॉपिक आएंगे रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, तो उसके बारे में आप डिटेल में तब पढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं जो मैंने आपको बताया, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड्स की है, 4 एंगल है ये शेप, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का देखो, ये जो पैरेलल लाइन्स है ये इसके साथ है और ये वाली इसके साथ है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम इसलिए इसको बोला गया क्योंकि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, और जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के साथ, जैसे ये अपोजिट एंगल्स हो गए ये इक्वल है और ये वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और देखो ये वाली जितनी भी शेप है वे सारी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ है, ऐसे ये इसके साथ है, ये इसके साथ पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है इसमें। और यहाँ पे ये इसके साथ तो पैरेलल है लेकिन ये साइड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। ऐसे ही इसमें तो एक भी नहीं है साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल, ऐसे ही इसमें, तो इसका मतलब ये हमारी शेप्स पैरेललोग्राम नहीं है। देखो मैंने बताया था ना 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, एक पेयर ये हो गई, एक पेयर ये हो गया, तो ये हमारी शेप पैरेललोग्राम है। ये जो पॉइंट है, अब पैरेललोग्राम ये आप अपनी बुक में मार्क कर लो। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो मैंने आपको बताया जो अपोजिट साइड होगी, ये इसके साथ अपोजिट है, ये वाली इसके साथ अपोजिट है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और साथ में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं। अब इस वाली शेप में अगर मान लो आपको एडजेसेंट साइड के बारे में बताना तो कौन सी रहेगी, जो ये वाली साइड है जैसे AD हो गया, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होएगी, DC, या फिर ये वाली और ये वाली जो साइड होगी ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। ऐसे ही मतलब लगातार आने वाली जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। ऐसे ही एंगल्स जो होते हैं, मान लो ये वाला एंगल हो गया और ये वाला, ये एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है जो लगातार आने वाला, जस्ट नेक्स्ट जो एंगल आएगा या फिर जस्ट नेक्स्ट जो साइड आएगी वो हमारे एडजेसेंट साइड्स हो जाएगी। तो ये पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और यहाँ पे देखो ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, मतलब जो साइड्स होती है पैरेलल के साथ साथ ये एक दूसरे के इक्वल भी है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ऐसे ही और प्रॉपर्टीज़ भी, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, ये एग्जांपल फिर सॉल्व करेंगे। पहले एंगल की प्रॉपर्टी और बता देती हूँ पैरेललोग्राम की, जो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाया ये सारी लाइन इसमें लिखी हुई है। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया जस्ट। ये एग्जाम्पल भी अभी करवाएंगे। और जो ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम की जो मैंने आपको बताए थे एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, अब ये देखेंगे। जो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताए थे कि जो एक दूसरे के लगातार आता है, जैसे इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, या फिर हम ये भी ले सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं ए का, एंगल ए प्लस में एंगल बी, अगर हम इसका सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी है ये कि एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब अगर इन दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे तो 180 आएगा। ऐसे ही अगर हम एंगल बी और एंगल सी का करते तो वो भी सप्लीमेंट्री है, 180 के इक्वल आएंगे। ऐसे ही सी और डी का करते वो भी 180 के इक्वल, और ए और डी करेंगे वो भी 180 के इक्वल लिखेंगे। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। डायगोनल्स के बारे में और बता देती हूँ मैं आपको, फिर एक्सरसाइज है, उससे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे। डायगोनल्स मैंने आपको ये बताए थे कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ये इक्वल लेंथ के नहीं होते, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स के लिए। मतलब जो ये आएगी एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल्स। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, DO इज इक्वल्स टू OB, मतलब DO इज इक्वल्स टू OB। ये साइड, ये जो लेंथ है यहाँ से और जो ये है, ये एक दूसरे के इक्वल होएगी। ऐसे ही
ये वाला जो डायगोनल है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो AO इज इक्वल्स टू OC। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन जर्नल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, हाउएवर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव एन इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी। इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, काइट के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं थे। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आप अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लो। ये बहुत सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम आपको काम आएगी। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये साइड इसके साथ इक्वल है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 ये रहा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। और देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अभी बताई, ये सारी अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। अब जैसे अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होएगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होएगा, और ये तो 7 है ही। ऐसे ये साइड इसके अपोजिट होएगा, तो इसका मतलब ये इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते तो ये भी 12 सेंटीमीटर होएगा। अब देखो अगर हम इनको प्लस करें, पैरामीटर निकालने के लिए सारी साइड्स को ऐड करते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में 12 प्लस में 7 प्लस में 12 इज इक्वल्स टू, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो अगर सारी साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा पैरेललोग्राम का। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं जैसे RQ। अब आपको पेपर में लिखना है तो आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, जैसे RQ प्लस में PQ प्लस में PS प्लस में SR इज इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यूज़ निकाली हमने। जैसे RQ 7 है, ऐसे ही मतलब इसको हमने प्लस कर दिया इसके साथ, प्लस में ये और प्लस में ये, तो इसका मतलब ये हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 7 प्लस में 7 14 प्लस में 12 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो 38 सेंटीमीटर पैरामीटर है इसका, PQRS पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकल गया है। दिस इज़ द आंसर और सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 4 देखेंगे इन फिगर 3.20। जो फिगर 3.20 अब देखो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल करवा दिया है, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा ये वाला। ये जो फिगर है बेस्ट BEST, ये हमारा पैरेललोग्राम है, गिवन है, इसमें हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो यही क्वेश्चन मैं आपको इधर करा रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे जो फिगर गिवन है वो पैरेललोग्राम है, मतलब हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो याद है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जो 100 है यहाँ पे B एंगल, इसका अपोजिट एंगल X है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब 100 अगर मान लो एंगल B 100 है, तो इसका मतलब यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 100 आई, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये तो हमारे पास आ गया X। अब Y और Z निकालनी है। Y और Z हम कैसे निकालेंगे, जो X है ये X ये Y के कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम क्या कह सकते हैं जो X की वैल्यू वही Y की वैल्यू होगी। ये जो एंगल्स होते हैं, मान लो 2 पैरेलल साइड्स है और साथ में ट्रांसवर्स अगर यहाँ से लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होएगा और ये वाला ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होएंगे, तो मतलब इक्वल है ये। X इज इक्वल्स टू 100 जो हमने निकाला था, तो Y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी। कैसे 100 हुई, ये हम लिखेंगे
corresponding angles are equal। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? z की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको ये बताते हैं कि ये जो लाइन है, और अगर मान लो एक लाइन पे ऐसे दो एंगल बन रहे हैं एक साथ, तो उन एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोलते हैं। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 करेंगे तो वो 180 के इक्वल आता है। तो ये हमारे लीनियर पेयर है। इन दोनों का लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है अगर हम उसका सम यहाँ पे एंगल निकालें तो वो 180 के इक्वल होता है। और अगर मान लो ये पूरा जो अगर एंगल हम देखते हैं तो वो 360 होता है। इसलिए जो हमारे लीनियर पेयर्स हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हम z निकाल सकते हैं। कैसे? z और साथ में y, ये लीनियर पेयर हो गए। तो y, एंगल y प्लस में एंगल z इज इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, डेट इज 100 प्लस में z इज इक्वल्स टू, वैसे एंगल भी लिख सकते हैं, बाकी हम सिर्फ z भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 180, z आ गया 180, माइनस में ये उधर चला जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 80। तो मतलब z की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई, 80 डिग्री। ये डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, एंगल्स में हम डिग्रीज लगाते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, डेट इज़ x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 100 डिग्री, x और y और z हमारा आया है 80 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल करा दिया है, 100, 100 और 80। एंगल निकाल लिया हमने। अब एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5, इन अ पैरेललोग्राम RING, जो ये RING ये जो पैरेललोग्राम है इस फिगर में, इफ़ मेजर ऑफ R इज इक्वल्स टू 70, हमें गिवन है जो एंगल R है वो 70 डिग्री है। फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स, हमें और जितने भी एंगल्स बचे हुए हैं उन सबको फाइंड आउट करने हैं। मतलब ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है, एंगल I, N और G। तो इसका सॉल्यूशन है, जो मेजर ऑफ एंगल R है वो 70 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल होएगा पैरेललोग्राम का वो भी इक्वल होता है। मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो R एंगल इज इक्वल्स टू एंगल N। तो मतलब ये भी हो जाएगा 70 डिग्री एंगल N। कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो N हमारे पास आ गया। अब देखो एंगल R और एंगल I, जो एंगल R और एंगल I है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल के बाद आता है तो मतलब वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल R और एंगल I को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल R हमारा था 70 डिग्री, प्लस में एंगल I हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल I किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस में 70 डिग्री, 180 माइनस 70 डिग्री करेंगे तो एंगल I जो आएगा वो हमारा निकल आएगा 110 डिग्री। एंगल I इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। और एंगल I और एंगल G ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल G इज इक्वल्स टू, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, एंगल R तो 70 है और एंगल N 70 डिग्री, एंगल I एंड एंगल G वो 110 डिग्री। ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब आएंगे हम एक्सरसाइज, उससे पहले ये एग्जाम्पल 6 और देख लेंगे। ये जो फिगर गिवन है HELP एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। इसकी लेंथ
सेंटीमीटर्स में है और गिवन क्या है कि ओ ई इज़ इक्वल्स टू 4। जो ओ ई है ये 4 गिवन है और जो एच एल है मतलब ये पूरी लाइन, ये जो एच एल है वो है इज़ 5 मोर देन पी ई। जो ये पी ई है, पी ई डायगनल है, इससे 5 ज़्यादा है, तो हमें ओ एच निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ओ एच निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हमें ये पता है जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे पी ओ इज़ इक्वल्स टू ओ ई एंड एच ओ इज़ इक्वल्स टू ओ एल। क्यों? क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो इसका मतलब ये हो गया जो ओ ई है, ओ ई हमारे पास कितना है? ओ ई इज़ इक्वल्स टू 4। ओ ई अगर हमारे पास 4 है तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पी ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये सॉल्व करने के लिए। तो पी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ये एच एल डायगनल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी ई डायगनल को, इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से। जो ये ओ पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। मतलब जो यहाँ पे 4 है इतना, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ ई अगर 4 है तो पी ओ भी 4 हो जाएगा, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास पी ओ आ गया। तो जो पी ई है, जो पी ई डायगनल है वो किस किस से बना हुआ है? पी ओ से और ओ ई से। तो ओ ई एंड पी ओ की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस में 4, डेट इज़ पी ई हमारे पास कितना आ गया? 8। और पी ई हमारे पास 8 आ गया, तो एच एल जो है वो पी ई से 5 ज़्यादा है। इसका मतलब 8 प्लस में 5, 8 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 13। एच एल इज इक्वल्स टू 13 हो गया। अब हमें निकालना है ओ एच। ओ एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओ एच किसका हाफ है? एच एल का। मतलब जो एच एल है हमारे पास वो 13 आया है और ओ एच हमारा हाफ है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसके साथ इक्वल है। ओ एच हमारा ओ एल के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अगर ये पूरा जो डायगनल 13 का है तो 13 में से अगर हम ओ एच माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो इसका हाफ होएगा। मतलब एच एल का अगर हम हाफ करेंगे, 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, एच एल का हाफ ओ एच ही है। चाहे ओ एल भी कर सकते हैं या फिर ओ एच भी कर सकते हैं। इसका मतलब एच एल हमारे पास 13 है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, हाफ हो जाएगा। आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। जैसे पी ई था हमारे पास 8 था, टोटल 8 हुआ था ना, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल भी है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ऐसे ही एच एल को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करने के बाद? 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 6 हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे।